नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंदना जीएस क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह है, आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की। एस्टेट का क्लास यह चल रहा है, तो उसी एस्टेट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज है 9th क्लास के हिस्ट्री बुक के तीसरे चैप्टर को लेकर के आया हूं और तीसरा वह चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। आप रूबरू हैं, आप सभी लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति वह क्रांति है जिसने विश्व को बंधुता की बात बताया, समानता की बात बताया और स्वतंत्रता की बात बताया। यह क्रांति वह क्रांति है जिसने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का पाठ पढ़ाया है, इस सिद्धांत पर चलने की बात बताया है। तो यही चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज है फ्रांस की क्रांति को जानेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हम लोग अमेरिकी क्रांति को, अमेरिका में किस तरह से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ और किस तरह से आज़ादी प्राप्त किया, जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उन सारी चीज़ों को हम लोग पिछली कक्षाओं में किए हैं। उससे पहले भौगोलिक खोजों की किस तरह से या दुनिया में मैगलन और लोगों ने चक्कर लगा करके दुनिया की खोज किया, उन सारे की जानकारी हम लोग लिए हैं। तो यह है चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जो भी लोग नए वह जुड़े हैं देखने के लिए, वह हैं इससे सारे पिछले चैप्टर को भी पढ़ ले, देख ले, समझ ले, उसका MCQ कर ले, ताकि आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने नहीं। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं इसकी। आज फ्रांस की क्रांति करते हैं हम लोग, फ्रांस की क्रांति को जानते हैं। तो आप जान रहे हैं कि टाइम थोड़ा कम है, 9 सितंबर से ही एग्जाम है। तो मैं किताब को एक बार थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। मुख्य पॉइंट जो इसमें है वह है VVI हमने लिख दिया है, वह इंपॉर्टेंट लिख दिया है, उससे चर्चा कर लेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे, MCQ को कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आगे बढ़ रहे हैं। या फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें तो लिख रहा है 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, जिसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तथा मानव अधिकारों के नए सिद्धांत आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिस्थापित किया था। तो यह है VVI, यह मुख्य बातें यह है, एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो यह फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आप पिछले कक्षाओं में भी देखे थे, हम लोग बात किए थे जब अमेरिका की क्रांति हो रही थी, तो यह अमेरिकी क्रांति में यह फ्रांस के लोग शामिल रहे थे और वह वहाँ से वापस आते हैं और अपने देश में राजशाही को जो देख रहे हैं, यह है लुई के अत्याचारों को जब यह लोग देख रहे हैं तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और उसी का परिणाम होता है यह फ्रांस की क्रांति। और विचारों को लेकर के यह लोग आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वानों का यहाँ आगमन होता है और उन विद्वानों ने भी काम किया या लोगों को जागरूक करने का काम किया और इसी का परिणाम है कि वह है राजतंत्र से या फ्रांस से आज़ाद होता है। तो उसी की कहानी को आगे यहाँ बढ़ाया जाता है। तो थोड़े हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यह है, आप एक बार फिर से इसे किताब को पढ़ लीजिएगा, अगर टाइम मिले तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बनाने पर आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टैकल कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, तो यह आप पे आसानी से आने वाले एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ उन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया है। यह 1776 में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। सन 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर नए विचारों को वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि फ्रांस की क्रांति कहाँ से यह है आ रहा है, कहाँ से का प्रभाव पड़ रहा है? तो यह अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ रहा है। यह अमेरिकी क्रांति का प्रभाव यहाँ पड़ा है, जो किस तरह से ब्रिटेन से आज़ाद हुए, किस तरह से ब्रिटेन के अत्याचारों के खिलाफ वहाँ के लोगों ने विरोध किया और अपने आप को स्वतंत्र किया, उसी चीज़ को यहाँ है प्रभाव पड़ रहा है। और फ्रांस की क्रांति भी उसी मूल से निकल करके आ रहा है। उसी चीज़ों को यहाँ आपको बताया गया है, जिसमें यह 3 बातों को जरूर ध्यान रखना है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात किया और मानव अधिकारों के नए सिद्धांत आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिस्थापित किया था इस फ्रांस की क्रांति ने। आगे अगर बढ़ें
तो यह है फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, यह समझने के लिए उस समय के यह है समाज को समझना जरूरी है, तत्कालिक राजनीति और समाज का अध्ययन करना जरूरी बता रहा है। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था। उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह अफ्रीका के मेडागास्कर टापू पर अधिकार किया था। VVI याद रखना है, मेडागास्कर टापू पर जो हिंद महासागर के अंतर्गत है। मेडागास्कर अफ्रीका के ठीक बगल में होता है, जैसे भारत के नीचे श्रीलंका होता है उसी तरह से अफ्रीका के बगल में यह है मेडागास्कर होता है। तो यह मेडागास्कर पर फ्रांसीसियों का यह कब्जा था। यह इंपॉर्टेंट या पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को हमने इंपॉर्टेंट लिख करके आपको टिक मार्किंग कर दिया है। एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे तेजी के साथ। तो यह नींव मजबूत की थी। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया था और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया था। ठीक यही बातें अमेरिका में भी हो रही थी। अमेरिका में भी टैक्स बढ़ा दिया गया था क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, और उसका यह है लाभ लेने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए यह है ब्रिटेन के राजा के द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया गया था, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दिया गया था, और जिसके कारण अमेरिकी लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। ठीक वही बात यहाँ भी है। विभिन्न युद्धों के कारण जो आर्थिक क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिए यहाँ यह है राजा के द्वारा, यहाँ के राजा जो जार कहे जाते थे उनके द्वारा वह टैक्स बढ़ा दिया जाता है, और जिसके कारण जनता विरोध करने लगती है। साथ ही विभिन्न तरह के चर्चे का जो या विभिन्न तरह की विषमताएं की जा रही थी उसके लेकर भी जनता में वह है गुस्सा था, और उसी का परिणाम होता है फ्रांस की क्रांति। तो आगे अगर बात करें, अब इसके चर्चा की गई है थोड़ी राजनीतिक कारणों की। वह राजनीतिक कारण क्या रहा जिसके कारण यह है हुआ है आंदोलन। तो अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यह यूवो राजवंश के लुई यह है 14वें के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी। यानी याद रखना है, यह लुई 14वें के समय फ्रांस की अच्छी स्थिति थी, यहाँ प्रतिष्ठा अच्छी थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य साबित हुए और इसी के कारण यह क्रांति हुआ है। तो 1744 में या 1774 में 1774 में याद रखना है, लुई 16वां गद्दी पर बैठा जो अत्यधिक निरंकुश था, फिजूल खर्ची था, अयोग्य था, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोयोनेत से हुआ था। अंतोयोनेत जो थी यह भी फिजूल खर्ची थी, यह है काफ़ी रुपए लुटाती थी। तो दोनों भी आपको याद रखना है। यह है 1774 में लुई 16वां यह थे, वह उन्हीं के समय में यह क्रांति हुआ। कई एक बार एग्जाम में पूछा जाएगा किसके शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई है, तो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ है। और वहाँ की राजकुमारी उस समय कौन थी, उनकी पत्नी कौन थी, तो वह राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी अंतोयोनेत। यह अंतोयोनेत दोनों मिलकर के फिजूल खर्ची कर रहे थे और सारा भार जनता पर लादा जा रहा था, जिसको लेकर के यह विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्रांति की शुरुआत हुआ है। तो यह 2 पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। तो राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो यहाँ से देखिए निरंकुश और अयोग्य शासक रहे हैं। संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। वहाँ जो संसद था उसका बैठक नहीं बुलाया जाता था। इसके कारण वह है विभिन्न तरह की समस्याएं हो रही थी। अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति, सारा पावर राजा के हाथों में बना हुआ था, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, जनता के हाथों में कुछ नहीं था। तो यह भी कारण एक रहा है, स्वायत्त शासन का अभाव था, जनता को कोई रिलीफ नहीं मिला हुआ था, और मेरी अंतोनेत का प्रभाव भी एक क्रांति का कारण बना है। तो यह राजनीति के कारण बने हैं जिसके कारण लोग गुस्सा हुए हैं। उसी चीज़ों को दिखाया गया है। यह वारसाई का जो यह था महल था, उसमें अनलगर बहुत ज़्यादा लोग थे, राजकाज में यह लोग दखल देखते थे। 15,000 देखिए, याद रखिए, यह वारसाई के महल में 15,000 से ज़्यादा अधिकारी थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और उन्हें वेतन के रूप में बहुत बड़ा धनराशि दिया जाता था, और वह लिया जाता था जनता से। राजस्व का 9% जो है इन्हीं लोगों पर खर्च कर दिया जाता था।
लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने ने फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, या देखिए यह भी याद रखना है, तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा को कहते हैं लिब्रे। या फ्रांस की मुद्रा उस समय क्या चल रही थी? लिब्रे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिब्रे थी। फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी। यह खर्च किया गया था ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में अमेरिका की मदद के दौरान। तो यह सारा भार जो है जनता पर गया था और इसी के कारण जनता यह दुखी थी, जनता गुस्से में थी। यह नियमित खर्च चलाने के लिए जनता पर अत्यधिक करों में वृद्धि कर दिया गया था, जिसके कारण जनता बाध्य हो गई थी यह है इसको करने के लिए, विद्रोह को करने के लिए। दूसरा जो उसमें पॉइंट था यह है यहाँ निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण के लिए, यद्यपि यह स्टेट जनरल था, यह स्टेट जनरल नाम से वहाँ एक संसदीय संस्था थी। तो यह भी याद रखना है, फ्रांस की संसदीय संस्था थी, उसे क्या कहा जाता था? जनरल स्टेट कहा जाता था। लेकिन राजा की निरंकुशता के कारण उसका कभी भी सम्मेलन नहीं बुलाया गया था। पिछले या 614 ईस्वी में बना हुआ पिछला बार बैठक बुलाया गया था, यानी कि 175 वर्ष पहले यह बैठक बुलाया गया था। तो यह है एक निरंकुशता की बात थी। लुई 14वां निरंकुशता इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, यह है एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आई एम द स्टेट, किसका वक्तव्य होता था, कौन कथन यह कहता था? तो लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। यह भी आपको याद रखना है। और उसके कारण यह विद्रोह होता चला गया, जनता में वह गुस्सा आया है। तो यह सब कारण है आपको जानने हैं। एक और भी पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यह राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर यह अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक है, भी याद रखें, पार्लमा नामक एक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। यह है न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश के कर्मानुगत होते, वंशानुक्रमित होते थे और आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे देकर के अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर लेता था। तो न्यायालय तो था, जैसे आज भारत में सुप्रीम कोर्ट है वह है, तो वह स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर के काम करती है। अगर वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी वह गड़बड़ करते हैं, अगर घोटाला करते हैं, तो उन्हें भी सजा दी जाती है या दिया जा सकता है पद हटाने के बाद उनसे। तो वह है यहाँ भी राजा के लिए यहाँ यह है एक यह संसद भी था, संसद भवन जो था वह स्टेट जनरल कहलाता था, समझ लीजिए, और न्यायालय जो था वह पार्लमा कहलाता था। लेकिन इन दोनों को जो है राजा वह है नेस्तनाबूद कर दिया था, उसके कोई भी कामों को नहीं करने देता था, सारे चीज़ों को अपने हाथों में पकड़ लिया था। यहाँ के न्यायाधीशों को कुलीन वर्ग के लोग ही बनाए जाते थे और उन्हें पैसे देकर के अपने तरफ कर लेता था। तो यह है राजनीतिक और न्याय की स्थिति पूरी तरह से वहाँ खराब बनी हुई थी, जिसका कारण है विद्रोह का कारण यह सब बन रहा है। यही वह चित्र दिया गया उस समय के यूरोप की। यहाँ भी आपको याद करना है। तो यह है 1789 आते आते जनता जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगी थी और उस समय वहाँ कोई भी ऐसा संस्था नहीं संस्था थी उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके, जिसके कारण यह विद्रोह होता चला गया। सामाजिक कारणों की बात करें तो भी आपको याद रखना है, यहाँ 18वीं शताब्दी में फ्रांस में तीन स्टेट अर्थात 3 श्रेणियाँ बटी हुई थी। प्रथम स्टेट जो यह चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, भी आपको याद कर लेना है। प्रथम स्टेट में जो थे वह पादरी वर्ग होते थे, यानी चर्च घर में जो पादरी फादर होते थे वह प्रथम स्टेट, प्रथम श्रेणी, स्टेट यानी श्रेणी, प्रथम श्रेणी में आते थे। द्वितीय स्टेट यानी द्वितीय श्रेणी में कुलीन वर्ग जो नोबिलिटी वह वर्ग था वह कुलीन वर्ग आता था। और तृतीय स्टेट में ही जितने व्यापारी होते थे, व्यवसायी होते थे, शिक्षित वर्ग होता था, किसान था, शिल्पी था, न्यायाधीश था, यह सब लोग थे। और यही वर्ग टैक्स देता था, जितना ऊपर खर्च होता था वह टैक्स का अधिकतम भार यही रहता था। इन लोगों को टैक्स से वंचित रहते थे, इन्हें टैक्स माफ हो जाता था। उसी सारी चीज़ों को बताया गया था। प्रथम स्टेट में पादरी थे जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग था, वह नोबिलिटी था जिसमें लगभग 80,000 परिवार और 40 लाख लोग थे और दोनों करों से मुक्त थे। उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। 90% जनता तीसरे स्टेट में थी जिसे कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और यह
अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना कार्यों के लिए बाध्य थे। इन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसी वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक सभी लोग थे। तो सारा काम यही तीसरा वर्ग कर रहा था या तीसरा स्टेट कर रहा था और टैक्स भी इन्हें ही देना पड़ता था, जिसके कारण यह गुस्सा का कारण बनता है। तो यह सामाजिक कारण है फ्रांस की क्रांति के। तो यह है, आपको VVI याद रख लेना है। यह हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम स्टेट में कौन शामिल है तो पादरी है, द्वितीय स्टेट में कौन शामिल है तो कुलीन वर्ग शामिल है, और तीसरे स्टेट में कौन कौन शामिल हैं तो सब याद रखना है। शिक्षक से लेकर के, किसान से लेकर, मजदूर से लेकर, न्यायाधीश से, सारे लोग जो हैं तीसरी श्रेणी में शामिल थे। और इन्हीं लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, सारा काम भी इन्हीं को करना पड़ता था, जिसके कारण इनमें धीरे धीरे उग्रता की भावना आती गई। राजा की निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना आती चली गई। उसी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता बढ़ती है, सामाजिक असमता से असंतोष बढ़ता है, कृषकों की दयनीय स्थिति। मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, जिसका सबसे बड़ा कारण था यह कि सुयोग और संपन्न होते हुए भी इन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त था। संपन्नता और उन्नति के बावजूद भी सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, इसी कारण गुस्सा होते चले गए। यह है तो मध्यम वर्ग ने आवाज़ बुलंद किया, और यही वजह फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा जो होता है वह समानता का ही होता है। यह इंपॉर्टेंट लिखा है, समानता का है। समानता की लोग बात करने लगते हैं कि हम भी वह शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सारा काम देश के लिए कर रहे हैं, राजा के लिए कर रहे हैं, तो हमें क्यों वह सारा अधिकार नहीं मिला हुआ है, वह कुलीन वर्गों को और पादरी वर्गों को ही क्यों मिला हुआ है। तो समानता की बात कोई उठी, और यही जो है समानता की बात क्रांति का कारण होता है, क्रांति का कारण यह बनता है। किसानों की दयनीय स्थिति भी एक बड़ा कारण बनती है। आर्थिक कारणों की बात करें तो यह है सारा विदेशी व्यय और व्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डमाडोल कर दी थी, इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय होता था, इसलिए कर लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर निर्धारित था, यानी कि वह उच्च वर्गों से नहीं लिया जाता था, निम्न वर्गों से ही लिया जाता था। वसूलने का तरीका भी नहीं था। प्रत्येक 5 या 100 वर्ष के बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को टैक्स वसूलने का ठेका देती थी। यह पूंजीपति ही टैक्स फार्मर कहे जाते थे। VVI क्वेश्चन को याद रखना है। यह टैक्स फार्मर कई एक बार पूछा है, किसे कहा जाता है तो पूंजीपति, वह पूंजीपति वर्ग जिसे टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी राजा के द्वारा दी जाती थी, वह टैक्स फार्मर कहे जाते थे। और यह मनमाने तरीके से वसूलते थे। राजा जितना टैक्स कहता था उससे ज़्यादा वसूलते थे, राजा का एक भाग दे देते थे जितना उसका भाग होता था, और ज़्यादा वसूल करके अपने पास रखते थे। तो वह है किसानों पर, व्यापारियों पर, शिल्पियों पर, सभी लोगों पर अतिरिक्त टैक्स बनता था, जिसके कारण लोगों में गुस्सा आते चला जाता था। यह है, ये रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम अपनी जेब में रख लेते थे। कहीं ना कहीं यही भारत में भी हुआ था। क्रांति का कारण है, किसान ये सब लोग जो क्रांति किए उसका कारण था कि अंग्रेज जमींदारी प्रथा लाया था। जमींदारों को टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दे दी गई। जमींदार को कहा जाता था 10 रुपये वसूलने के लिए, वह जमींदार 15 रुपये वसूलता था। 10 रुपये अंग्रेजों को देता था, 5 रुपये अपने पास रखता था। किसानों से 15 रुपया लिया जाता था, लेना चाहिए था 10, लिया जाता था 15, जिसके कारण वह अतिरिक्त भार उन पर पड़ता था, जिसके कारण वह धीरे धीरे विद्रोह करने के लिए उतारू हुए। 1857 की क्रांति में आर्थिक कारणों की अगर बात करते हैं तो एक कारण वही है, वही सारा चीज़ यहाँ भी बन रहा है। तो टैक्स फार्मर आपको यहाँ से VVI याद रखना है। यहाँ से यह एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है जो याद रखना है। इसी में 2 पॉइंट आपको VVI याद रखना है। देखिए यहाँ यह फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश की क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। राजकोष के घाटे के भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए थे। किसानों को भूमि पर जो टैक्स दिया जाता था वह टैले कहलाता था। क्या कहलाता था? टैले कहलाता था। VVI याद रखना है। किसानों की वह भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता था उसे टैले वह कहा जाता था, चुकाना पड़ता था। उसके अलावा टीथे कैसा था तो एक धार्मिक कर था, इन्हें चर्च को देना पड़ता था।
तो यह दो टैक्स एकदम भी याद रखना है। यही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, टैले और टीथे। टैले जो है वह भूमि पर या भूमि टैक्स था और धार्मिक टैक्स जो था वह टीथे कहलाता था। यह दोनों आपको याद रखना है। तो इसमें इतनी बातें हैं, इसमें बाकी या कुछ प्रमुख चीज़ें नहीं हैं, यहाँ आप इतना याद रखें। यह है कुछ प्रमुख सैनिक कारण भी बनते हैं। सैनिकों में भी असंतोष की भावना थी, उन्हें भी वह खराब भोजन, खराब कपड़ा, खराब वह कम वेतन दिया जाता था, जिसके कारण फ्रांस के सैनिक भी असंतोष से थे और वह भी विद्रोह करने को उतारू थे। तो अलग अलग कारण बनते हैं। धार्मिक कारणों की बात करें तो फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति यह है और धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहाँ के राजधर्म कैथोलिक धर्म था और प्रोटेस्ट धर्म के मानने वाले लोगों पर कठोर सजा दी जाती थी। यह भी एक कारण बनता है। बिना अभियोग के भी गिरफ्तारी कर दिया जाता था। यह है जिसको लेटस द कैचेट कहा जाता था। भी याद रखना है, बिना अपराध के भी राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के भी, मतलब बिना आरोप के भी, बिना अपराध के भी गिरफ्तार करना वारंट होता था। बिना अभियोग के भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता था, जिसे लेटस द कैसेट कहा जाता है। यह भी याद रखना है, बिना आरोप के भी गिरफ्तार करने का आदेश जो जारी किया जाता था, गिरफ्तारी का जो वारंट जारी किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? लेटस द कैसेट कहा जाता है। या लेटस द कैसेट या बिना आरोप के भी वारंट जारी किया जाता था, यह कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना है यहाँ से। और एक सबसे प्रमुख कारण बनता है वहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, वहाँ का इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होता है वह है जागरूक होता है और वह लोग जनता को जगा देते हैं। तो 3 बड़ा नाम आता है वहाँ के बुद्धिजीवियों में। या फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने। इसमें प्रमुख थे, एक मॉन्टेस्क्यू, दूसरे वाल्टियर और तीसरे रूसो। यह 3 लोगों ने अपने अपने किताबों को लिख करके अपने अपने तरीके से जनता में जोश भरा, जनता को यह है राजा के विरुद्ध किए जा रहे, राजा के द्वारा किए जा रहे हैं अपराधों को बताया, विभिन्न तरह के अत्याचारों को बताया और यही बुद्धिजीवी वर्ग लोगों के क्रांति का कारण बनते हैं। तो यह है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, एकदम भी याद रखना है। मॉन्टेस्क्यू ने पुस्तक विधि की वह आत्मा में सरकार के 3 अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अलग अलग पृथकीकरण का सिद्धांत दिया था। तो आपको भी याद रखना है, मॉन्टेस्क्यू ने अपने किस किताब में यह है पृथकता की बात किया है, तीनों वह अंगों को अलग अलग रखने की बात किया है। तो वह है विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने यह तीनों अंगों के पृथकीकरण का सिद्धांत दिया था। तो यह भी याद रखना है। यह न्यायपालिका को अलग अलग करने के लिए बताकर शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत दिया था। वाल्टियर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, तथापि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए, इस बात को वह कहते थे। मॉन्टेस्क्यू और वाल्टियर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो जो थे वह पूर्ण परिवर्तन की बात किया करते थे, जिसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा, कॉमन जनरल विल जो कहते हैं, को संप्रभु माना था। तो वह जनतंत्र का समर्थक था। दिदरो का बृहत ज्ञान कोश, दिदरो के द्वारा लिखा गया किताब है बृहत ज्ञान कोश, जो इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। फ्रांस में क्वेजेन एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी आर्थिक शोषण और आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करके जनता को जागृत करने का काम किया। तो यह भी याद यहाँ नाम रखना है, यह सारी किताबों को, लेखकों के नाम को और उनकी किताबों को जो आपसे क्वेश्चन के रूप में निश्चित रूप से पूछा जाता है। विदेशी घटनाओं में इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 ईस्वी में, उसका प्रभाव यहाँ जनता पर पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता का प्रभाव जनता पर पड़ा और ये सभी लोग इसके खिलाफ होते चले गए। तो यह यह पॉइंट याद रखना। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते, या कौन है? लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। यह भी एकदम क्वेश्चन बार बार पूछता है, लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। यह क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। यह भी क्वेश्चन बनता है। अमेरिकी क्रांति में भी यह पूछ दिया जाता है, यहाँ भी आपसे पूछ दिया जाएगा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की तरफ से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? लफायते के नेतृत्व में वह फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया था।
और यह लोग जब वापस देश आते हैं तो यहाँ देश की स्थिति वह देखते हैं तो वह उसके कारण यह गुस्सा होते लोगों को जागृत करते हैं। तो क्रांति की घटना कैसे शुरुआत होती है उसको लेकर के दिखाया गया। 1789 में लुई 16वां को धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाता है। प्रथम और द्वितीय स्टेट के अनुसार क्रमशः 300 प्रतिनिधि और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। तृतीय स्टेट के लोग जो होते हैं वह लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बना करके सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार की मांग करते हैं, जिसे राजा के द्वारा स्वीकार कर दिया जाता है। तो तीसरे स्टेट के सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, बायकाट कर जाते हैं। लेकिन अगले दिन मीटिंग होता है, जब आते हैं तो उन्हें शाही अंगरक्षक एक तरह से बंदी बना लेते हैं, जिसके कारण तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि जो हैं टेनिस कोर्ट में एकत्रित होते हैं और अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और शपथ लेती है कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला जब तक संविधान नहीं बनकर तैयार हो जाता यह सभा भंग नहीं होगी। तो यहीं से यह क्रांति की शुरुआत होती है। अब क्या होता है कि राजा के द्वारा यह थोड़ा आप लोगों को दिखाई कम दे रहा होगा, लोगों का मनोबल यह टूटने लगता है। या विस्टर जो यह है कारागृह था, इसमें जनता घुस जाती है और कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। और यही घटना जो है यह है इस डेट को आज़ादी का डेट के रूप में याद किया जाता है। तो यह वेस्टिल का पतन जो होता है यह है 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह को वेस्टिल कहा जाता है या वेरिस्टल, यह है याद रखना है। फ्रांस के कारागृह को वेरिस्टल के नाम से जाना जाता है। दुर्ग तोड़ दिया जाता है वह है और वहाँ से जेल में से लोगों को, अपराधियों को निकाल लिया जाता है। दुर्ग के निरंकुशता का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद जेल का फाटक तोड़ने और बंदियों को मुक्त कराने में सफल होते हैं। यह वेरिस्टल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। फ्रांस में इसी कारण हर 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो भी याद रखना है 14 जुलाई स्वतंत्रता दिवस फ्रांस का है, जबकि 4 जुलाई अमेरिका का है। 4 जुलाई अमेरिका का याद रखना है, 14 जुलाई फ्रांस का याद रखना है। 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां के नाम मात्र के राजा बना रहा। एक भी याद यही रखना है 1789 में यहाँ क्रांति हो रहा है यह फ्रांस में, जबकि 1789 में अमेरिका का संविधान बना। अमेरिका का संविधान कब बना है तो 1789 में बना है और फ्रांस की क्रांति कब हुई है तो 1789 में हुई है। दोनों याद रखना है। यह 14 जुलाई डेट है। 14 जुलाई स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं और अमेरिका 4 जुलाई को मनाता है। अमेरिका 4 जुलाई को मनाता है। तो यह असेंबली वह गठित किया जाता है। सभा ने 27 अगस्त 19 को मानव और नागरिकों के अधिकार डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैनर और सीजन को स्वीकार कर लिया जाता है। तो यह क्रांति होती है। उसके बाद यहाँ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ पर हम आते हैं। थोड़ा तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं। 1791 में यह है, आप देख लीजिए, 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई 1791 में। यद्यपि लुई 16वां नए संविधान को मान लिया, परंतु मिरायबो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। विदेशों में भी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध कर लिया जाता है। 1792 में नेशनल असेंबली एस्ट्रिया परसा और सेवाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है। तो क्रांतिकारी युद्ध से जनता को काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। इसी के कारण यह नेशनल असेंबली भी अप्रत्यक्ष रूप से यह है नागरिकों के अधिकारों को लेकर के उतना ज़्यादा ये नहीं हो पाता है, ज़्यादा वह चर्चा में नहीं आ पाता है, ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। तो इस आलोचना का विषय बन गया। आलोचकों में प्रमुख है जैकोबिन क्लब होता है। यह जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे तो छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर और दिहाड़ी मजदूर लोग होते हैं। और यही जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था, जिसका नेता कौन था या मैक्सिमिलियन
मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। तो यह याद रखना है आपको भैया यहाँ से। यह जैकोबिन क्लब कई एक बार पूछा गया, जैकोबिन क्लब में कौन शामिल था? तो दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, और इसका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। यह रॉब्सपियर जो है याद रखना है जैकोबिन क्लब का यह सदस्य था। यही जैकोबिन क्लब अपने यहाँ टीपू सुल्तान भी बात करता है, यह है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। तो यह आपको भी याद रखना है। इसके द्वारा फिर क्रांति की आगे बात बढ़ाई जाती है और फिर नेपोलियन ने वह कब्जा करता है, नेपोलियन यहाँ का राजा बनता है। तो यह है, उसके बाद यह है आज़ाद होता है, क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ उस चीज़ों पर चर्चा की गई है। तो यह हम लोग यह ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से सीधे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर पर अब आ जाते हैं। आप क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लीजिए। तो आप यहाँ से यह क्वेश्चन निकल करके आपके आ सकते हैं। तो फ्रांस की राजक्रांति किस वर्ष हुई? तो 1789 में हुई। राजक्रांति कब हुआ है? 1789 में हुआ है। बेस्टिल का पतन कब हुआ है? तो 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 बेस्टिल क्या था? तो कारागृह था जहाँ से लोगों को आज़ाद करवाया जाता है यह। और इसी कारण 14 जुलाई को वहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो पादरी लोग आते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? कुलीन वर्ग आता है। तृतीय स्टेट में कौन आता है? तो शिक्षक आते हैं, न्यायाधीश आते हैं, कृषक आते हैं। सभी लोग यह तृतीय स्टेट में शामिल होते हैं। तो यह है तृतीय स्टेट में यह कौन शामिल है? तो यह न्यायाधीश लोग शामिल हैं। यह है वाल्टियर कौन था? यह एक बड़े लेखक थे। यह है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जनता की इच्छा, जनरल विल का समर्थक था। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? या मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा नाम से किताब लिखा है। दास कैपिटल जो है वह कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस है। यह है सामाजिक संविदा जो है वह मॉन्टेस्क्यू का हो जाता है। तो आपको याद रखना है। यह बृहद कोश है, दीदर जो थे वह दीदर का था। तो आपको याद रखना है, सारा किताबों में दिया गया है, जरूर इसे पढ़िएगा। आगे जल्दी से देखिए। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वह फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा लुई यह है 16वां था। लुई 16वां हो जाएगा। लुई 16वां वहाँ का राजा था। यह फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाई जाती है। कुछ है यह आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे भी आप देख लीजिए जल्दी से। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था और इसी के समय विद्रोह हुआ था। मेरी अंतोनेट लुई 16वां की पत्नी थी। फ्रांस की संसदीय संस्था जैसे आज अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा कहलाता है पार्लियामेंट, तो संसदीय संस्था को क्या कहा जाता था? स्टेट जनरल कहा जाता था, जिसका 175 वर्षों से उसने मीटिंग नहीं करवाया था। ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता है। शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और उसके अधिकारों की घोषणा किया था। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता यह रॉब्सपियर था, एकदम याद रखिएगा, रॉब्सपियर था। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 ईस्वी में यह फ्रांस में हुआ। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया? 1946 में दिया गया, 1946 में दिया गया है। तो यह भी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ किताब से डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन निकाल करके दे सकता है, इसीलिए हमने आपको इन सारे क्वेश्चनों को करवा दिया, या डायरेक्ट आप क्वेश्चन याद रहेंगे। इसके अलावा भी हम लोग कुछ यह है क्वेश्चनों को आपके साथ कर लेते हैं, जो आप फिर से एक बार दोहरा ले सकते हैं। तो यह है, आप देख लीजिए, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 में बैठा था। भी याद रखिएगा, लुई 16वें के शासनकाल में ही विद्रोह हुआ, तो 1774 में यह बना था, बैठा था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा है? तो नेपोलियन ने कहा। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का होता है, आगे राजा होता है। यह है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वाल्टियर का है। 3 बड़े जो वहाँ रूसो, यह है वाल्टियर, यह लोग जो बड़े विद्वान हुए, तो वाल्टियर का कहना है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन ज़्यादा अच्छा है। भी आपको याद रखना है, यह आपको बता रहे हैं। यह अलग से क्वेश्चन जो वह किताबों में नहीं था, उन सारे निकाल करके और जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने चल रहा है। इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
आगे बात करें लेटर्स ऑफ इंग्लिश किसने लिखी है, तो वाल्टियर का ही लिखा हुआ है। वाल्टियर का किताब का नाम क्या है, लेटर्स ऑफ इंग्लिश है। कानून की आत्मा की रचना किसने की है, मॉन्टेस्क्यू ने किया है। कानून की आत्मा किताब की रचना किसने किया है, मॉन्टेस्क्यू ने। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है, तो यह कथन लुई 14वां का माना जाता है। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका माना जाता है, लुई 14वां का माना जाता है। तो यह याद रखिएगा थोड़ा यहाँ, यह है लुई 14वां हो गया। मैं ही राज्य हूँ, मैं ही स्टेट हूँ, यह लुई 14वां का कहना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई है, राज क्रांति कब हुई है, 1789 में हुआ। और इसी 1789 में अमेरिका का संविधान बना है। तो दोनों याद रखना, अमेरिका का संविधान 1789 में बना और फ्रांस की राज क्रांति 1789 में हुई है। यदि परमात्मा विद्वान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, यह कथन किसका है, रॉबस्पियर का है। किसका है, रॉबस्पियर का। रॉबस्पियर कौन था, जैकोबिन क्लब का यह नेता था। जैकोबिन क्लब का नेता था रॉबस्पियर। तो इसी का कहना है कि अगर परमात्मा विद्वान नहीं है तो उनका आविष्कार करना पड़ेगा, यह रॉबस्पियर का कहना है। फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकारों की घोषणा की गई, यह है कब की गई, तो 27 अगस्त 1789 को कब किया गया है, 27 अगस्त 1789 को किया गया। मानव अधिकारों की घोषणा की गई और 3 बातें उसमें रखा गया था। यह वैध है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, यह शब्द किसने कहा है, तो यह याद रखना है, यह वैध है यानी कि यह सही है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, यह किसने कहा है, तो लुई 16वां ने कहा। यह किसने कहा है, लुई 16वां ने कहा है। वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय हैं। वार एंड पीस के लेखक कौन है, टॉलस्टॉय हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। वार एंड पीस टॉलस्टॉय का है। यह वैध है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, यह है लुई 16वां का कथन है। आगे अगर बात करें तो फ्रांस में सर्वशक्तिमान परमात्मा की पूजा करने का श्रेय किसे है, तो रॉबस्पियर को ही है। रॉबस्पियर को फ्रांस में सर्वशक्तिमान परमात्मा की पूजा करने का श्रेय किसे प्राप्त है, रॉबस्पियर को प्राप्त है। यह भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का सर्वाधिक मौलिक विचारक किसे माना जाता है, एबेसिये को माना जाता है। एबेसिये को यह मौलिक विचारक माना जाता है फ्रांस की क्रांति का। आगे अगर बात करें तो किस उपाधि का संबंध फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो से है, तो यह उपयुक्त सभी है। रक्षा का वह व्यवस्थापक थे, विजयों का व्यवस्थापक था, विजय का संगठन करता था। किस उपाधि का संबंध फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो से है, तो तीनों चीज़ों का है। यदि रूसों का जन्म न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति भी नहीं हुई होती, यह कथन किसका है, यह नेपोलियन का है। जो नेपोलियन बोनापार्ट हुआ, आगे फ्रांस के राजा बने, इंग्लैंड से लड़ा। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा करता था, यह है नेपोलियन, जिसे बाद में पकड़ करके यह है सेंट हेलेना द्वीप पर वह छोड़ दिया जाता है जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह नेपोलियन का ही कथन है कि अगर रूसों का जन्म नहीं हुआ होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। यानी कि रूसों का किताब ने, रूसों की विचारों ने, जनरल विल की जो उन्होंने बात बताया, आम जनता की बातों को बताया, उसी के कारण जो है वह फ्रांस की क्रांति भर के फ्रांस की क्रांति हुई, ऐसा मानना था नेपोलियन बोनापार्ट का। आगे लेटर्स ऑफ इंग्लिश की रचना किसने की है, तो लेटर्स ऑफ इंग्लिश वाल्टियर की रचना है। यह पुस्तक किसकी है, वाल्टियर की है। कानून की आत्मा की रचना किसने की है, यह कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की है। जे स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 5 मई 1789 को हुई थी, जब वह लुई 16वें को पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए वह संसद की बैठक बुलाता है। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 को हुई थी। तो यह है, आप याद रखें। आगे माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देन है, तो यह फ्रांस की ही देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, तो यह भी, यह सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हॉडर को कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, हॉडर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को 1769 को 15 अगस्त 1769 को हुआ था। अपना याद रखिएगा। 15 का स्वतंत्रता दिवस है, नेपोलियन का जन्मदिन भी है। अपने यहाँ का स्वतंत्रता दिवस है, नेपोलियन का जन्मदिन है, बर्थडे डे भी है। तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट जो बड़ा राजा के रूप में उभरता है। और इसका जन्म जो होता है वह याद रखिएगा कोर्सिका द्वीप पर, जिसकी राजधानी अजासियो थी। कोर्सिका द्वीप पर हुआ था, जिसकी राजधानी अजासियो थी। तो कोर्सिका द्वीप कई एक बार पूछा गया है। नेपोलियन का जन्म स्थल है कोर्सिका द्वीप। यह है 15 अगस्त इसका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट याद रखिएगा, कार्लो बोनापार्ट। तो कार्लो बोनापार्ट इसके पिता का नाम था। सैनिक शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था, तो ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में ही शिक्षा प्राप्त किया था।
यह है नेपोलियन ने सैनिक शिक्षा ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया था। तो यह कुछ प्रमुख क्वेश्चन आपके थे। यह है फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति के चैप्टर को हम लोग थोड़ा देखें, वहाँ जो इंपॉर्टेंट थे वह हमने आपको टिक मार्किंग करके दिखाया, उसे एक बार पढ़ लीजिए। वह किताब को एक बार अगर आपके पास है तो उसे एक बार देख लीजिए और यह क्वेश्चन आंसर जरूर कर जाइए। किताब का भी क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिया, अलग से 25 क्वेश्चन निकाल करके आपको दे दिया। इतना अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस स्टेट में आपका वह यहाँ से अगर क्वेश्चन निकल करके आता है तो निश्चित रूप से वह आप बना लेंगे, हमें यह पूर्ण विश्वास है। इसको बार बार या 1-2 बार फिर से वह चला करके इसे देख लीजिए तो यह आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे, कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो आज फ्रांस की क्रांति में इतना ही, स्टेट के लिए इतना ही। जो नए लोग जुड़े हुए हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके यह भी बताएं कि आपको और कैसी वह तैयारी चाहिए, किस सब्जेक्ट की तैयारी चाहिए, वह आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।